Okay, so in the last class we discussed some of the applicability of section 22. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so एक part तो we discussed about HP in a foreign country. ठीक है, कि अगर किसी की भी किसी resident accessory की, मतलब resident होना जरूरी है. If the person is resident, then any annual value of a property situated in a foreign country is taxable. ठीक है, and that we have also discussed when we discussed about the incidence of tax and residential status. ठीक है, resident के लिए foreign income is also taxable. वही बात कर रहा है. देन कॉम्पोजिट रेंट ऑल्सो वी डिस्कस, जिसमें दो टाइप के कॉम्पोजिट रेंट्स होते हैं. एक में तो होता है कि हाउस के साथ सर्विस चार्जेस इंक्लूसिव है, एक में होता है हाउस रेंट के साथ हायरिंग चार्जेस इंक्लूसिव होते हैं. तो हमें हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में वही एट्रीब्यूटेबल रखना है, वही रेंट कंसिडर करना है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू दी हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, जो नहीं करता एट्रीब्यूट हाउस प्रॉपर्टी को वो हम नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी जो भी बचेगा वो फिर हम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में डाल देंगे. बट अभी हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे जो भी हाउस प्रॉपर्टी के अलावा है. ठीक है. Then the third one is when the house property is owned by co-owners. मतलब there is no one single owner, instead it was owned by two or more persons. इसको joint ownership भी कहते हैं, and it is defined under section 26 of Indian Income Tax Act 1961. So अगर हमारा जो co-owners हैं उनका respective shares are indefinite and ascertainable, then the share of each person in the commuted income of property shall be included in their total income. इसका मतलब जहां पे भी shares are defined, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ओनर का इतना शेयर है, इस पर्टिकुलर ओनर का इतना शेयर है, सो जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो उसी शेयर में डिवाइड हो जाएगी. एंड समटाइम्स इट इज नॉट डिफाइंड. जहां पे डिफाइंड नहीं होता वहां पे इक्वल हो जाता है. ठीक है, 50% हो जाता है, दोनों में बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाती है. बट व्हेन द शेयर्स आर डेफिनेट, उस केस में शेयर्स के अकॉर्डिंगली ही दोनों पर्सन की इनकम में वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम अकाउंट हो जाती है. ठीक है. एंड अदर पॉइंट्स नोट टू हियर इज दैट को-ओनर्स आर नेवर टैक्सेबल एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ठीक है, इसको कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्संस में हम ये कहते हैं ना कि कुछ पर्संस ने मिलके कोई एसोसिएशन बनाई है रिगार्डिंग टू सम ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. ये वो चीज नहीं है. को-ओनर्स इज अ सेपरेट थिंग. दिस इज टोटली टॉकिंग अबाउट द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच दे ओन. Many a times there is not a single owner of a particular property. Many people have have contributed into the capital of the house property. So उस केस में जिसका जितना contribution होगा उसी के accordingly उनकी income में ये add हो जाएगा. Now the next thing is ये ना बेटा अभी डिटेल में करेंगे हम, आगे जाके ना एक बारी एक दो क्वेश्चंस करेंगे जॉइंट ओनरशिप के. ठीक है, अभी तक बस ये रखना है कि को-ओनर्स के लिए भी it is applicable. Then when house property income is not charged to tax, so there are certain conditions in which we will not tax the house property income. ठीक है, so what all are the cases? Income from any farmhouse. Okay, so किसी का फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी. कोई उसको टैक्स नहीं करेंगे अगर कोई फार्म हाउस से इनकम आ रही है. Annual value of any one palace in the occupation of an ex-ruler. कोई रूलर है, कोई एक्स रूलर है और अभी भी उसके पास कुछ पैलेसेस हैं, तो कोई भी एक पैलेस उसकी एनुअल वैल्यू, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनुअल वैल्यू, कैसे हम असर्टेन करते हैं. सो उसकी किसी भी एक पैलेस की एनुअल वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसके हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करेंगे, उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे. Then house property income of a local authority. अगर कोई local authority है like municipal corporation, अगर उनकी कोई house property income है वो भी taxable नहीं है. Then income from a house property to an approved scientific research association, to a university or other educational institution, to philanthropic hospitals or other medical institutions. अगर इनमें से किसी की भी कोई house property income है तो वो उनके लिए chargeable नहीं है. किसके लिए? अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस
university, educational institutes, philanthropic hospitals or any kind of medical institutes. Then property income of any registered trade union or any political party. ठीक है, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड के लिए है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के लिए नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की. Then income from house property held for any charitable purposes. ठीक है, किसी की कोई भी कोई चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी जो भी इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल नहीं होंगी. सो दीज आर दी 6 cases which are specifically written. I think these are the ones only. Just a minute. These are the 6 cases in which the house property income is not charged to tax. आप लोगों के पास ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल में से इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा. ठीक है, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी इनकम्स है. आप लोगों के सिलेबस में इंडिविजुअल या HUF इनकी ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आएगा. ठीक है, इन सब का ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ थ्योरेटिकली दे कैन आस्क फॉर 3 marks क्वेश्चन दैट which house property incomes are not chargeable to tax. तो हमेशा याद रखना, फार्म हाउस, पैलेस, लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, philanthropic hospital, medical institutes, registered trade union, political party या फिर any charitable purposes. अगर कोई भी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से जो ये सब ओन करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनुअल वैल्यू. सो दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज A. The annual value of any property shall be the sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year. ठीक है, क्या बोल रहा है एनुअल वैल्यू, कि जो भी वो प्रॉपर्टी है उसकी एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू क्या है अगर वो प्रॉपर्टी रेंट मतलब लेट आउट हो जाती है फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर या फॉर द फुल प्रीवियस ईयर. जैसे आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, अब सपोज आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसकी कैसे एनुअल वैल्यू निकालोगे, आप ये देखोगे कि उसके नेबरहुड में कितना रेंट चार्ज करते हैं अगर वो लेट आउट दिया होता है, या फिर अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट देंगे तो आज की डेट में मार्केट में हमें कितना रेंट मिल सकता है पूरे साल का, क्योंकि एनुअल है ना, तो दिस इज फॉर द एंटायर ईयर. ठीक है, तो ये वैल्यू होती है कि आपकी प्रॉपर्टी हर साल कितना एक्सपेक्ट कर सकती है, कितना रिटर्न दे सकती है अगर वो लेट आउट होती है तो, अगर वो रेंट पे जाती है तो. ठीक है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एनुअल वैल्यूज देयर आर 4 थिंग्स व्हिच वी हैव टू असर्टेन. ये जब चारों चीज हम असर्टेन कर लेंगे उसके बाद ही वी कैन कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू. एक तो है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक है म्युनिसिपल वैल्यू, एक है फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और एक है स्टैंडर्ड रेंट. ठीक है, ये 4 है, अभी इनको डिस्कस करते हैं. ये चारों हमें असर्टेन करने जरूरी हैं बिफोर डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू. ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं. सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल क्या होता है, दिस इज द रियल रेंट, दिस इज द एक्चुअल रेंट दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अर्न्स by giving the property on rent. So this is the real rent which the owner gets if he gives the property on rent. ये actual rent है, चाहे received हो चाहे receivable हो, मतलब कैश बेसिस पे हो चाहे अक्रूवल बेसिस पे हो. वैसे यूजुअली इट इज गोज ऑन अक्रूवल ओनली, आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमेशा अक्रूवल बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है. ठीक है, सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. म्युनिसिपल वैल्यू, this is the estimated value calculated by municipal corporations for charging municipal taxes such as house tax. So क्या होता है municipal values, municipal value ना municipal corporations calculate करते हैं जिससे वो municipal taxes लगाते हैं, जैसे house tax हो गया और भी different municipal authorities क्या होती हैं, ये basically आपकी city को clean रखती हैं, है ना, manage करके रखती हैं. तो वो काफी बार टैक्सेस लगाती हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया और भी टाइप के टैक्सेस लगाती हैं. तो उस टैक्स को लगाने के लिए वो कैसे कैलकुलेट करती है वैल्यू, जो भी वो कैलकुलेट करती है ना वैल्यू, उसको म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं. ये हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि दिस इज द म्युनिसिपल वैल्यू.
इसका मतलब ये वैल्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लगाई हुई है। सो ये ना रीजन वाइज होता है, इस रीजन में इन सबकी प्रॉपर्टी कभी एरिया वाइज होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये उनकी कैलकुलेशन है, आपको नहीं करना कुछ भी। अगर म्युनिसिपल वैल्यू है तो इसका मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने लगाई हुई है उस प्रॉपर्टी की। देन फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फेयर रेंट क्या होता है? इट इज द एस्टिमेटेड रेंट दैट exist in the neighborhood and which the owner of the property expects to earn. So fair rent मतलब हमारे नेबर में कितना, नेबरहुड में कितना रेंट चल रहा है, क्योंकि जितना नेबरहुड में चल रहा होगा उतना ही एक ओनर एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी भी उतना ही रेंट देगी, राइट? और ये जो एक्सपेक्टेशन है ना वो होती है फेयर रेंट। एक्चुअल तो आपको कितना मिल रहा है, एक्चुअल म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, फेयर रेंट वो जो आपके नेबरहुड में चल रहा है और आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी को भी मिलेगा। देन आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? देयर आर सो मेनी टाइम्स कि ना जो रेंट होता है ना काफी बार डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं, ठीक है, कि किसी में असर्टेन ही नहीं हो पा रहा है कि इसका क्या रेंट होगा, क्या कैसे डिसाइड होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो कोर्ट होता है ना, रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू डिसाइड करता है कि ये रेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये जो रेंट है इस प्रॉपर्टी का ये इतना होना चाहिए, या इस रीजन का इतना होना चाहिए, इस रीजन में जितनी भी है इतना स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है। सो ये कोर्ट डिसाइड करता है, उसको स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। इन द केस ऑफ शीला कौशिक द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट standard rent is the maximum rent that owner of the building should expect to earn। मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन वाली चीज थी ना फेयर रेंट की, जो हम कह रहे थे जितना ओनर एक्सपेक्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन में जो स्टैंडर्ड रेंट है ना ये मैक्सिमम रेंट है, क्योंकि कोर्ट इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता है। ये कोर्ट ने खुद बोला हुआ है दैट दिस स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट दैट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग शुड एक्सपेक्ट टू अर्न। अ पर्सन कैन नॉट अर्न मोर देन द स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो स्टैंडर्ड रेंट होता है ना ये हर जगह स्पेसिफाइड नहीं होता है, ये जहां पे डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं ना वहीं पे सिर्फ कोर्ट की रूलिंग के थ्रू आता है। तो काफी क्वेश्चंस में ना आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिलेगा, जहां पे नहीं है ना इट मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल, और जहां पे इट इज देयर वहां पे वी हैव टू असर्टेन दैट जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से कम तो हो सकता है बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज कोर्ट हैज पुट अ कंडीशन दैट दिस इज द मैक्सिमम रेंट व्हिच द ओनर कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। सो ये चार टाइप की आपकी फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनुअल वैल्यू बताते हैं। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल मिल रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने बताया, फेयर रेंट नेबरहुड में, स्टैंडर्ड रेंट जो कोर्ट ने बताया, ठीक है। कोर्ट ने जो भी लिखा है हम यही फॉलो करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम रीजनेबल रेंट व्हिच द ओनर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लेटिंग आउट हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एक बार ये देखो जस्ट कि हाउ टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। सो जब भी क्वेश्चन आएगा चार ऐसे लिख लेना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, पहले ये चारों फैक्टर्स लिख लेना। उसके बाद देखना म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, फेयर रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है और एक्चुअल रेंट, उनके फिगर्स लिख लेना। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कहता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर चूज करो। जो भी इनकी फिगर्स है टेक द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, जो भी हायर वैल्यू आएगी नाउ कंपेयर दैट हायर वैल्यू विद द स्टैंडर्ड रेंट। जब हायर आप उसकी हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे तो जो भी वैल्यूज में से लोअर है दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोलता है, द मैक्सिमम कितना है, स्टैंडर्ड रेंट। So expected rent could be lower than standard rent, but it could not be higher than standard rent. ठीक है, उसके बाद you compare the expected rent with actual rent. So expected rent और actual rent का higher is the gross annual value. उसके बाद आप municipal taxes paid by owner on or before 31st March financial years को आप subtract करोगे, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू। ऑल्दो इन द इनकम टैक्स एक्ट ग्रॉस एंड नेट वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड, दे आर नॉट गिवन, दीज आर रिटन ओनली इन ऑर्डर टू मेक अस सम क्लैरिफिकेशन दैट हाउ यू विल अराइव द फाइनल फिगर। तो जो फाइनल फिगर है उसको हम नेट बोल रहे हैं और उससे ऊपर वाली को हम ग्रॉस बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस को
रिड्यूस करेंगे जो भी पे किए हैं ओनर ने ऑन और बिफोर 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर जो भी अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, और उन दोनों वैल्यूज का लोअर, जिसका भी लोअर है, या तो ये हायर अमाउंट जो भी होगा वो लोअर होगा या स्टैंडर्ड रेंट, उसका लोअर विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट. और फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को यू हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल रेंट, और उसका जो भी हायर होगा दैट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. उसमें से आप माइनस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड है पेड, और कौन पे कर रहा है? ओनर. सो पेड बाय ओनर ऑन और बिफोर 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. इट विल गिव यू नेट एनुअल वैल्यू, एंड दिस नेट एनुअल वैल्यू इज द एनुअल वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन सो फार? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. सपोज दीज आर द 5 केसेस. फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस इज म्युनिसिपल वैल्यू. ठीक है, ये म्युनिसिपल वैल्यू है, ये फेयर रेंट है. सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें यहाँ पे ना एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रेंट निकाल रहे हैं, एक्चुअल से नहीं कर रहे अभी. ठीक है, खाली एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं. एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है? म्युनिसिपल और फेयर का हायर और स्टैंडर्ड रेंट और उस हायर का लोअर. ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर, तो हायर क्या है? 55. Now you have to compare it with standard rent. Standard rent इस केस में not available है. Not available मतलब है ही नहीं, तो इसका expected rent will be 55. 55. Next वाला देखो, municipal और fair rent. Municipal value and fair rent. Higher is 60, right? और इस हायर को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, यू हैव टू टेक अ लोअर, सो लोअर इज 45. ठीक है, ये 45 हो गया हमारा. नेक्स्ट, अब बताओ इसका क्या होगा? 45. ठीक है, 45. नेक्स्ट वाले का 32. उससे नेक्स्ट वाले का 60. ठीक है. इट मीन्स that expected rent cannot exceed the amount of standard rent. However, it could be lower than standard rent, right? Standard rent से कम हो सकता है इस वाले केस में, बट वैसे वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज एज पर कोर्ट रूलिंग. कोर्ट ने कहा है that this is the maximum rent the owner can expect from letting out his property, right? Now next question. Mr. X is the owner of a shop in Sadar Market which has municipal value of 18,000 per month. ये municipal value. Then fair rent is 25,000 per month. Standard rent as per Rent Control Act is 20,000 per month. The shop is actually let out at the rate of 30,000 per month. Municipal taxes paid are rupees 25,000. Calculate its. इसमें मैंने नेट डाला हुआ है, बट काफी बार बुक में खाली एनुअल वैल्यू भी होगा. एनुअल वैल्यू मतलब नेट. ठीक है, सो इस केस में सबसे पहले अपना वही डायग्राम बनाओ, अपने चारों को लिखो. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट. ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 18,000. फेयर रेंट है 25,000. सो 18,000 into 12, 2,16,000. 25,000 into 12, 3 lakh.
ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद यू हैव टू टेक हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो द हायर इज 1 लाख रुपीज, 3 लाख, सॉरी 3 लाख रुपीज। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड कितना है 20,000 पर मंथ, so 20,000 into 12, 2,40,000. now you will compare these two figures. इन दोनों फिगर्स का कौन सा अमाउंट लेना है आपको, लोअर, so lower is 2,40,000 and this is your expected rent. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट तक समझ में आ गया? Yes, हमेशा ma'am. Yes, ma'am. Yes, में करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल में उसने कितना दिया था, 30,000 पर मंथ, सो 30,000 into 12, 3,60,000. now you will compare these two figures, actual rent with expected rent. so आप 2,40,000 और 3,60,000 इन दोनों में से हायर कौन सा है, 3,60,000. so this 3,60,000 is my gross annual value. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो इसमें से अब आप क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितने पेड किए थे, 25,000, वो आप कर दोगे रिड्यूस और आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस करके 3,35,000. दिस इज द नेट एनुअल वैल्यू, दिस इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. सो नाउ गोइंग, यस बेटा. Ma'am, why do we pay municipal taxes? बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो आपके पूरे एरिया को क्लीन करती है सारी चीजें, जैसे सपोज आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, रोड बनाना है, अब वो क्या ये सारी चीजें करती है, तो वो हाउस से टैक्स लेती है, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है ना, तो ये हर मतलब जो भी उस लोकेलिटी में जिसकी वो होती है अथॉरिटी, सारे हाउसेस से वो एक हाउस टैक्स लेती है या फिर म्युनिसिपल टैक्सेस लेती है, बहुत इसके नाम होते हैं. तो जो भी पे करता है ओनर, वो अलाउड होता है एज अ डिडक्शन, बिकॉज यू हैव पेड टू द अथॉरिटी. तो हम आपका जो आपने पे कर दिया है ना गवर्नमेंट को, वो आपको रिड्यूस करके इस नेट एनुअल वैल्यू, क्योंकि अभी हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहे हैं ना, सो हम ये जो नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद कुछ डिडक्शंस भी है, उसके बाद हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकलती है. तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने पे कर दिए ना टैक्सेस, वो आप रिड्यूस कर सकते हो अपनी इनकम में से, इसलिए पे ये रिड्यूस होता है. Okay, ठीक ma'am. है, काफी जगह दे डोंट चार्ज. ठीक है, जरूरी नहीं है हाउस टैक्स हर कहीं पे लगते हो, जिस जिस लोकेलिटी में लगते हैं वो पे करते हैं. एंड इफ दे आर पेइंग, sometimes the owners don't even pay it, so if they don't pay it, then they'll not get a deduction of this whatever the payment they made. जो पेमेंट करता है उसी की डिडक्शन होती है, हर किसी की नहीं होती है. ठीक है, और डेट टू बाय द ओनर, अगर उसके बिहाफ पे कोई करता है तो भी डिडक्शन नहीं मिलती है. ये जो सब्ट्रैक्शन होती है, ये डिडक्शन नहीं है, बेसिकली ये फॉर्मूले में ये है कि आप म्युनिसिपल टैक्सेस को रिड्यूस करते हो जो आपने पे कर दिया. क्लियर है? ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड all the questions which we solve, we will solve using these formulas only. सारे questions इन्हीं formula से use होंगे. that first we will calculate all these four figures. उसके बाद हम म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का लोअर सॉरी हायर लेंगे, हायर और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर अमाउंट लेंगे जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का हम हायर लेंगे, वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी. उसके बाद हम टैक्सेस माइनस कर देंगे, एम्प्टी म्युनिसिपल टैक्सेस, हमारी नेट एनुअल वैल्यू. ठीक है.